प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत यह अध्याय चल रहा था और इसके अंतर्गत हमने पहले सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोतों को पढ़ा और उसके बाद मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों का जिक्र प्रारंभ किया था। अब तक हमने बाबरनामा की बात कर ली है, तारीख रशीदी की बात कर ली है, गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा की बात कर ली है और तारीख हुमायूनी के लेखक जौहर आफ्ताबजी की बात कर ली है। आफ्ताबजी नौकर था हुमायूं के यहाँ और बाद में जब अकबर का समय आया तो 1587 ईस्वी में अकबर ने उसे कहा कि तुम एक किताब लिखो, लिखने पढ़ने में रुचि थी। आज हम बात करेंगे पहले तो अब्बास खां सरवानी की, जो तारीख शेरशाही का इतिहासकार है। तारीख शेरशाही लिखा उसने और नाम से जाहिर है कि वो शेरशाह सूरी के लिए था। मुगल काल में हुमायूं के काल में ही समझ लीजिए आप, हुमायूं के दौर में ही एक विचलन आता है जब शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देता है और जब वो लौट कर आता है वापस तो शेरशाह सूरी का वंश ही शासन कर रहा होता है। तो इस विचलन में एक बड़ा नाम सामने आया शेरशाह सूरी का। उसकी बात किए बिना मुगल काल पूरा नहीं होता और एक प्रसिद्ध डायलॉग समझ लीजिए, उसको संवाद समझ लीजिए। शेरशाह सूरी जब मालदेव से लड़ता है सुमेल गिर्रे का युद्ध और उस युद्ध में वो हारते हारते बचता है और वो अपनी कूटनीति से, अपनी चतुराई से, अपने झूठ से वो लड़ाई जीतता है। वो कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वो बात इस तारीख शेरशाही से आई हुई है। 2 खंडों में लिखी हुई किताब है। पहला खंड है वो शेरशाह सूरी को समर्पित है और दूसरा खंड है वो इस्लाम शाह के लिए है। शेरशाह सूरी के स्वभाव का, उसकी उपलब्धियों का अच्छा विवरण अब्बास खां सरवानी हमको देता है और इसकी शैली बड़ी अलग है, खास है। ये क्या है कि पात्रों की ओर से लिखता है ना। ये एक तरह से आत्मकथ्यात्मक शैली है। पात्र खुद बोलता है, ऐसा हमें मिलता है लिखा हुआ इसके बारे में। एक इतिहासकार हुआ है अहमद यादगार, जिसकी किताब है तारीख सलातीन अफगान, या उसका नाम तारीख शाही भी है। लोदी वंश और सूर वंश का विवरण इस पुस्तक में है और अपने समय के साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करते हुए ये लिखता है। ये माना जाता है कि अफगानों का अंतिम शासक था भारत में दाऊद शाह। उस दाऊद शाह के संरक्षण में इसने ये किताब लिखी और इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के विरुद्ध जो अफगानी शहजादे थे, राजकुमार कह लीजिए, उन्होंने जो षड्यंत्र किया, उन षड्यंत्रों का विवरण भी इसमें मिलता है। एक इतिहासकार हुआ है अब्दुल्ला, उसकी किताब है तारीख दाऊदी और यह किताब भी दाऊद शाह को समर्पित ही है। हालांकि दाऊद शाह का विवरण है वो पुस्तक के अंत में आता है, ये ध्यान रखने की बात है, और लोदी और सूरवंश का विवरण इस पुस्तक में मिलता है, ये आपको ध्यान रहे। तो प्रारंभ में तो ये प्रारंभ में तो ये चलता है बहलोल लोदी से और उसके बाद में ये आदिल शाह सूर तक होता हुआ और अपना समापन है वो इस पर करता है दाऊद शाह पर। एक नियामतुल्लाह हुआ है, उसकी है तारीख खान जहानी। तारीख खान जहानी जो किताब है
ये क्या था कि ये आदमी जो नियामतुल्ला था ये जहांगीर के दरबार में वाक़या नवीस था, और बाद में इसको क्या है कि खाने जहां लोधी के साथ लगा दिया गया, तो उसके साथ वो दक्कन के अभियान में गया, और खाने जहां लोधी के कहने से ही है ना इसने ये किताब लिखी थी। ध्यान रहे, जो लोधी और सूरवंश के इतिहास से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं इसमें मिलती है, ख़ास तौर से कि जो अफ़गानों की वंशावलियां देता है ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब अकबर का समय आ गया तो अकबर के समय में इतिहास लेखन की पद्धति में थोड़ा परिवर्तन आया। अकबर ने क्या किया कि पूरा संरक्षण प्रदान किया इतिहासकारों को, और औरों की बात छोड़ दीजिए, एक अबुल फजल ही काफ़ी था। अबुल फजल के रूप में उसको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने अकबर नामा लिखकर, और ये समझ लीजिए कि अकबर को अमर कर दिया। अकबर के दौर के सबसे ज़्यादा स्रोत हमें अबुल फजल के माध्यम से ही मिलते हैं, यदि एक ही जगह हम स्रोत ढूंढना चाहें तो। अब जब हम स्रोतों का संकलन ही करने लग जाएंगे तो फिर तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये अकबरनामा का महत्व समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। आप 1551 में जन्मा हुआ है ये, और इसका जो फादर था शेख मुबारक, बड़ा विद्वान था, सूफी विचारधारा का जानकार था, विद्वान था, ब्रह्म विज्ञानी था, ये समझ लीजिए आप, रहस्यवादी विचारधारा को समझता था, और उसी के कारण अबुल फजल का अकबर के दरबार में प्रवेश हुआ। अबुल फजल वो आदमी है जिसे इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने अकबर को सुलह कुल की नीति सिखाई। सुलह कुल एक सार्वभौमिक भाईचारे की नीति। अब अकबर ने लागू कितनी की, उसमें चतुराई कितनी दिखाई, वास्तव में सफल कितना हुआ, इतिहासकार लिखे जा रहे हैं सफल हुआ, वह एक अलग प्रश्न है। जब अकबर की बात करेंगे तब उसकी सुलह कुल की नीति की व्याख्या करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अबुल फजल का उस पर प्रभाव था। आया तो एक नौकर की हैसियत से था, लेकिन बाद में वो उसका मित्र बन गया, सलाहकार बन गया, और दोनों में अच्छी मित्रता स्थापित हो गई। इसी का नतीजा था बाद में कि वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से जहांगीर ने, मतलब उस समय वो सलीम था, जहांगीर बाद में बना, सलीम ने इसको मरवाया, क्योंकि सलीम को ये लगा कि ये अबुल फजल है, ये मेरे पिता को भड़काता है, और भविष्य में मुझे बादशाह बनने में जो यदि दिक्कत आएगी तो इसकी वजह से आएगी, तो इसकी हत्या भी करवाई गई। तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी अच्छी मित्रता थी। लेकिन जब तक अबुल फजल अकबर के संपर्क में नहीं आया था, तब तक उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतिहासकार बनूंगा क्या, क्योंकि उसका तो ध्यान जो है ना, वो लिखता है अकबरनामा में, उसका तो पूरा ध्यान ही ज्ञान विज्ञान इसी में था, रहस्यवाद में था। उसकी दुनियादारी में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। वो कहता है कि मैं तो एकांत प्रिय हो गया था और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लग गया था, और मेरी तो इच्छा थी कि मैं मंगोलिया के जो वहाँ पर सूफी संत हैं उनके संपर्क में आ जाऊं, या लेबनान में जो एकांतवास में चिंतन मनन कर रहे हैं उन संतों के संपर्क में आ जाऊं, या मैं तिब्बत चला जाऊं, तिब्बत के लामाओं से संपर्क करूं, उनसे मैं सीखूं, उनसे जानूं, है ना, या फिर मैं जो भारत में जो पुर्तगाल के जो पादरी आए हुए हैं उनसे संपर्क करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करूं। लेकिन वो खुद ही लिखता है फिर कि मेरा भाग्य था कि मुझे अकबर जैसा एक मुक्तिदाता मिल गया, जिसने मुझे पूरा अवसर दिया, पूरी सुविधाएं प्रदान की, और फिर मैं काम कर सका। अब यह एक अलग बात है। इतिहास में यह कहना कि ऐसे होता तो ऐसे होता, ये नहीं कह सकते अपन, लेकिन अब बीच बीच में थोड़ी बहुत छूट ले लेनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि यदि ये अकबर के संपर्क में नहीं आता तो बहुत बड़ा सूफी संत होता। आदमी की प्रतिभा दबती नहीं है,
यदि आदमी थोड़ी बहुत भी कोशिश करे, अपने धुन में रमा रहे, तो वो कोई मंजिल प्राप्त कर लेता है। तो अबुल फजल भी करता, लेकिन इसकी प्रतिभा है वो अकबर की सेवा में मुड़ गई, ये ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ही ये कहिए कि यदि ये देखें कि उसकी हैसियत दरबार में क्या थी, तो वो 20 के मनसबदार के रूप में शामिल हुआ था और 5,000 तक ही जाके रुका, बस ये देख लीजिए आप, और बस 5,000 तक ही रहा। तो वैसे देखा जाए तो मनसब तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मनसब बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि वो अकबर का विश्वास कितना प्राप्त कर सका था, और उसका विश्वास अकबर ने कितना प्राप्त कर लिया था, ये जोरदार बात है। और उससे भी बड़ी बात हम इतिहास वालों के लिए तो ये है कि इसने एक ऐसा विवरण छोड़ा अकबरनामा के रूप में, जो हमें पूरे मुगल काल का चित्र दिखा देता है। इसके लिए हमारे लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो 1589 में अकबर ने कहा इसको कि भाई अपना जो राज्य है उसका विस्तार होता जा रहा है, अपने सूबे बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें हम लगातार जीत रहे हैं, गौरवशाली जीत प्राप्त कर रहे हैं। इस गौरवशाली जीत को तुम लिखो और निष्ठापूर्वक लिखो। अबुल फजल कह रहा है ये बात, वो कह रहा है कि राज्यों की बढ़ती हुई हमारी विजय की गौरवशाही घटनाओं का विवरण निष्ठा के साथ लिखने का आदेश हुआ। अब ये एक निष्ठा शब्द है ना, ये इतिहास के विद्यार्थी को पकड़ लेना चाहिए। निष्ठा का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब ये है कि अकबर के हिसाब से लिखना है। तो ये अकबर के एक शासन के 41वें वर्ष तक ले आया लिखते लिखते, और बाद में फिर इसमें करेक्शन करके, संशोधन करके, नई चीजें जोड़ के 1602 तक ले आया। यानी इसकी हत्या हुई थी ना, उस समय तक उसके थोड़े पहले तक का ये विवरण दे रहा है। इसको फायदा ये था कि इसको दुनिया भर की तो सरकारी सामग्री मिल गई, जो सारे रिकॉर्ड्स इसको मिल जाते थे, पूरी छूट थी इसको। और फिर चूंकि दरबार के नजदीक था, दरबारी लेखक था और अकबर का विश्वास पात्र था, इसके कारण इसको गैर सरकारी सामग्री मिलने में भी कोई कमी रही नहीं। ये लिखता है कि मैंने नौकरों से, परिवार के बुजुर्गों से, है ना, जहां जहां से मुझे खबर मिली, जो मुझे लगा कि ये सोर्स हो सकता है, मैं उस सोर्स के पास गया या उसको अपने पास लाया। तो जो इतिहास भले ही निष्ठापूर्वक लिखा गया हो, ये तो मान के ही चल रहे हैं। मैं तो जब भी अबुल फजल को पढ़ता हूँ तो मैं ये सोच के ही पढ़ता हूँ कि ये अकबर का मतलब पक्का भगत है, पक्का चेला है अकबर का, और अकबर के खिलाफ तो बात करेगा ही नहीं। लेकिन सूचनाओं की प्राप्ति के लिए अबुल फजल यदि एक चतुर लेखक है, तो हम एक चतुर अध्येता भी तो हो सकते हैं। उस नाते फिर इस पुस्तक को देखना चाहिए। 3 खंडों में है। पहले खंड में तो बाबर और हुमायूं के सहित अकबर के पूर्वजों का विवरण है, और दूसरा खंड पूरा अकबर को समर्पित है, और तीसरा खंड जिसका नाम है आईन अकबरी, वो अपने आप में अलग किताब ही है, वो अकबर के दौर को ही समर्पित है। लेकिन खास बात क्या है, ये मतलब पहली बार हुआ मध्यकाल में, जो केंद्रीय शासन में जो लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सल्तनत काल के सुल्तान और मुगल काल के बादशाह, उनकी बात कर रहा हूँ। स्थानीय स्तर पर हिंदुस्तान में जगह जगह पर बहुत बढ़िया काम हो रहा था, लेकिन अभी चूंकि केंद्रीय शासन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम केंद्रीय शासन में क्या क्या जो अच्छी चीजें थी, या केंद्रीय शासन का जो विवरण देने वाला जो ग्रंथ है, उसको हम एक अच्छा स्रोत मानेंगे। और आईन अकबरी है वो इस दृष्टि से बहुत बढ़िया है। यानी अकबर के काल में उसका प्रशासन और उसका अधिकारी तंत्र, उस अधिकारी तंत्र की कार्य पद्धति, उस जमाने की अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस्लामी व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए दिखाई देने वाले विभिन्न सांस्कृतिक परिवर्तन, इतना सारा विवरण है। और पूरा
अकबरनामा एकदम दिमाग से लिखा गया है, विवेक से, क्या लिखना क्या हटाना, क्या क्या लिखने का आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये एक बड़ी चतुराई से। और फिर मैंने तो पढ़ा एक जगह पर कि साहब चाणक्य ने किसी जमाने में अर्थशास्त्र लिखा था ना, उसकी टक्कर का है अकबरनामा। ये तुलना नहीं हो सकती, चाणक्य और अबुल फजल की तुलना नहीं हो सकती। चाणक्य साम्राज्य बनाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। चंद्रगुप्त मौर्य उसका शिष्य था, राजा था फिर भी शिष्य था। बाद में कोई बात हो गई वो अलग चीज है। और यहां अबुल फजल अकबर का नौकर है। चाणक्य को किसी ने कहा नहीं कि तुमको निष्ठापूर्वक इतिहास लिखना है, अपनी किताब निष्ठा से लिखनी है। चाणक्य ने अपनी किताब राष्ट्र के प्रति निष्ठा के अनुसार लिखी है, और इसने अपनी किताब अकबर के प्रति निष्ठा के हिसाब से लिखी है। इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इस तुलना न किए जाने से अबुल फजल के काम का मूल्य कम नहीं होता है। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। अपनी जगह पे ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। अब हम लोग अकबरनामा का जिक्र करते हैं अबुल फजल के संदर्भ में, और आईने अकबरी का भी कर लेते हैं जिक्र। लेकिन दो चीजें और भी हमें देखनी चाहिए। एक तो क्या है कि इसने अबुल फजल ने कभी अकबर को, कभी राजकुमारों को, कभी रानियों को, कभी अफसरों को पत्र लिखे थे, तो वो रुकात अबुल फजल के नाम से हैं, उनको भी देखना चाहिए हमें। और एक और है जिसमें सरकारी डाक का विवरण है, वो है इंशाए अबुल फजल, या उसका नाम है मकतबत आलमी। तो ये आप दो नाम और याद कीजिए अबुल फजल के साथ। जब अबुल फजल का विवरण आप अकबरनामा के साथ ही खत्म कर देंगे तो प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा। दो काम उसके और भी हैं, उनका भी जिक्र हमें करना चाहिए। तो अब हम अगली बार जब मिलेंगे तो दूसरे स्रोतों का जिक्र करेंगे, और अगले हम 2-3 बार में सल्तनत काल और मुगल काल, इन दोनों के दौर के स्रोतों को पूरा कर लेंगे। और अंत में मैंने जैसा कि सल्तनत काल के जिक्र में भी ये बात आई थी, मैंने कहा था उस समय भी कि भाई कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं मध्यकाल के, जिनका मैं मुगल काल पढ़ाने के बाद में, मुगलकालीन स्रोत पढ़ाने के बाद में जिक्र करूंगा, तो वो बात भी करेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।